नमस्कार। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश की दिशा तय करने वाला एक अहम मुद्दा है, मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल का अध्याय 4 तो जरूर देखा होगा। आज हम उसी के मूल सिद्धांतों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जटिल से लगने वाले विषय को बिल्कुल आसान और दिलचस्प भाषा में समझते हैं। अब देखिए, इस पूरी चर्चा को हमने 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे वृद्धि और विकास के बीच के बुनियादी अंतर से, फिर जानेंगे उन महान विचारकों को जिन्होंने इस कंसेप्ट की नींव रखी। इसके बाद मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ, इसके अलग अलग उपागम यानी अप्रोच, इसका मापन कैसे होता है, और आखिर में कुछ बहुत ही दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं पर नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले और सबसे बुनियादी कंसेप्ट से शुरू करते हैं, वृद्धि बनाम विकास। अक्सर हम ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास को एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन एग्जाम के नज़रिए से और असल में भी इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वृद्धि सिर्फ एक मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव बदलाव है। ये मूल्य निरपेक्ष होती है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। लेकिन दूसरी तरफ विकास हमेशा, जी हाँ, हमेशा एक गुणात्मक या क्वालिटेटिव बदलाव होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। विकास तभी माना जाएगा जब पहले से मौजूद स्थिति में कोई सकारात्मक सुधार आए। इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर 2004 की सुनामी से पहले और बाद के बांदा आछे शहर की ये तस्वीरें देखिए। सुनामी के बाद शहर की आबादी और आकार कम हो गया। ये ऋणात्मक वृद्धि या नेगेटिव ग्रोथ का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि शहरों में मात्रात्मक बदलाव तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां विकास हो रहा हो। और इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है। मान लीजिए किसी शहर की आबादी अचानक 1 लाख से 2 लाख हो गई। अब ग्रोथ तो पॉजिटिव हुई, लेकिन क्या वहां पानी, बिजली या अस्पतालों की सुविधा बढ़ी? अगर नहीं, तो इसे सिर्फ वृद्धि कहा जाएगा, विकास नहीं। तो याद रखिएगा, किसी संख्या का बढ़ना, जैसे केवल अर्थव्यवस्था के आकार का बड़ा होना, अपने आप में विकास नहीं है, जब तक कि जीवन की गुणवत्ता में कोई सकारात्मक बदलाव ना आए। अब सवाल आता है कि अर्थव्यवस्था के आकार से आगे बढ़कर इंसानों की भलाई के बारे में सोचने की ये शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए मिलते हैं मानव विकास के प्रणेताओं से। इस पूरी सोच को बदलने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है दक्षिणी एशिया के 2 महान अर्थशास्त्रियों को। इनमें से एक हैं डॉक्टर महबूबुल हक। 1990 में जब यूएनडीपी के लिए पहला मानव विकास सूचकांक बना था, तो वो इन्हीं के दिमाग की उपज थी। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है, विकास वह है जो लोगों के विकल्पों को विस्तृत करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। उनका सीधा सा मानना था कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आत्मसम्मान के साथ एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके। और डॉक्टर हक के इस विजन को और भी ज्यादा पुख्ता किया हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। उन्होंने क्षमता उपागम या कैपेबिलिटी अप्रोच का कंसेप्ट दिया। प्रोफेसर सेन का तर्क बहुत ही सटीक है। उनका कहना है कि आज़ादी का दायरा बढ़ाना और लोगों की क्षमताएं विकसित करना ही असली विकास है। जरा सोचिए, अगर किसी के पास संसाधन हैं लेकिन उनका इस्तेमाल करने की क्षमता या आज़ादी ही नहीं है, तो वो संसाधन किस काम के? जिस तरह एक मजबूत इमारत एक ठोस नींव पर खड़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही मानव विकास का पूरा ढांचा 4 प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ है। और मुख्य परीक्षा या मेंस में शानदार उत्तर लिखने के लिए आपको ये 4 स्तंभ उंगलियों पर याद होने चाहिए: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता यानी इक्विटी, जिसका मतलब है बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर मिले। सतत पोषणीयता या सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम आज संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे महरूम न रह जाएं। उत्पादकता का अर्थ है इंसान की काम करने की क्षमता को बढ़ाना। और अंत में सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट, जिसका सीधा सा अर्थ है सुशासन के जरिए लोगों को अपने फैसले खुद लेने की ताकत देना। समय के साथ साथ दुनिया भर के विद्वानों और संस्थानों ने विकास को अलग अलग नजरियों से देखना शुरू किया। तो आइए अब मानव विकास के इन अलग अलग उपागमों या अप्रोच को देखते हैं। अगर आप इस टेबल को देखें तो समझ आएगा कि हमारी सोच कैसे इवॉल्व हुई है। सबसे पहले था आय उपागम, जो बहुत ही पुरानी सोच है।
पैसा ज्यादा तो विकास ज्यादा। फिर आया कल्याण उपागम, जहां माना गया कि सरकार सब कुछ करेगी और नागरिक सिर्फ लाभार्थी होंगे। इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने आधारभूत आवश्यकता उपागम पेश किया, जिसमें हेल्थ और एजुकेशन जैसी 6 बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया गया। और अंत में प्रोफेसर सेन का वही क्षमता उपागम, जो आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि ये इंसान की क्षमता निर्माण पर जोर देता है। अब हमने थ्योरी तो समझ ली, लेकिन UNDP के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सब बातों को मापा कैसे जाए? कैसे तय हो कि कौन सा देश विकास के मामले में कहाँ खड़ा है? और इसी जरूरत से जन्म हुआ मानव विकास सूचकांक यानी HDI का। ये इंडेक्स देशों को 0 से 1 के बीच का स्कोर देता है। अब ये स्कोर निकलता कैसे है? इसमें 3 चीजों को बिल्कुल बराबर यानी 1/3 वेटेज दिया जाता है। पहला है स्वास्थ्य, जिसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से नापते हैं। दूसरा है शिक्षा, जिसमें साक्षरता और स्कूल में नामांकन देखा जाता है। और तीसरा है संसाधन, जिसे अमेरिकी डॉलर में लोगों की क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर से मापा जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। HDI हमें ये तो बता देता है कि किसी देश ने क्या हासिल किया है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। इसीलिए मानव गरीबी सूचकांक या HPI लाया गया। ये आय के आधार पर गरीबी नहीं नापता, बल्कि ये विशेष रूप से देखता है कि विकास में कमी या शॉर्टफॉल कहाँ रह गई। जैसे आबादी का कितना हिस्सा 40 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाएगा, कितने लोग निरक्षर हैं या कितनों के पास साफ पीने का पानी नहीं है। तो बात बिल्कुल साफ है, अगर आपको किसी देश की असली विकासात्मक तस्वीर देखनी है तो आपको उपलब्धि बताने वाले HDI और कमियों को उजागर करने वाले HPI दोनों का एक साथ विश्लेषण करना होगा। दोनों मिलकर ही हमें पूरी सच्चाई बताते हैं। चलिए अब इन इंडेक्स को दुनिया के नक्शे पर रखकर देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं अक्सर हमारे पुराने अर्थशास्त्रीय भ्रमों को पूरी तरह तोड़ देती हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, देशों को उनके HDI स्कोर के आधार पर 4 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है: अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। ये वर्गीकरण हमें वैश्विक स्तर पर असमानताओं को समझने में मदद करता है और ये भी बताता है कि किस देश की सरकारी नीतियां कितनी कारगर साबित हो रही हैं। अब यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो देश जितना अमीर, वहाँ विकास उतना ज्यादा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि श्रीलंका और त्रिनिदाद एंड टोबैगो की अर्थव्यवस्था हमसे छोटी होने के बावजूद उनकी HDI रैंक भारत से ऊपर है? और अगर हम अपने ही देश की बात करें तो केरल की प्रति व्यक्ति आय पंजाब से कम है, फिर भी केरल का मानव विकास स्तर कहीं बेहतर है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर भारी निवेश किया है। और अगर हम प्रगति की परिभाषा को थोड़ा और विस्तार दें तो हमारे पड़ोसी देश भूटान का उदाहरण तो बिल्कुल ही अलग और प्रेरणादायक है। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH का आधिकारिक रूप से इस्तेमाल करता है। उनका संदेश बहुत स्पष्ट है: भौतिक प्रगति या पैसा कभी भी हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शांति की कीमत पर नहीं आना चाहिए। तो इन सारी बातों से कंक्लूजन क्या निकलता है? जो भी क्षेत्र हाई HDI वाले हैं, उनमें 3 चीजें बिल्कुल कॉमन होते हैं। पहले, वहाँ की सरकारें सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर खूब पैसा खर्च करती हैं। दूसरी, वह राजनीतिक उथल-पुथल नहीं होती और लोगों को आज़ादी होती है। और तीसरी, वहाँ देश के संसाधनों का बंटवारा बहुत ही न्यायसंगत तरीके से होता है, ताकि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूट जाए। तो इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही अहम सवाल आप सभी के लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर सिर्फ आर्थिक वृद्धि होना अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखता, तो क्या भविष्य के नीति निर्माताओं और सरकारों को सिर्फ GDP बढ़ाने के पीछे भागना चाहिए, या फिर उनका फोकस इंसानों की आज़ादी और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने पर होना चाहिए? सोचिएगा जरूर। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की वैचारिक स्पष्टता ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। सदियों से ना हमने दुनिया की तरक्की को सिर्फ पैसों के चश्मे से देखा है, लेकिन आज की इस चर्चा में हम मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा फोकस सिर्फ सूखे आर्थिक आंकड़ों पर नहीं, बल्कि इंसानों की असली तरक्की पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जिसने दशकों तक बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को उलझा कर रखा। सवाल यह है कि क्या किसी देश की इकोनॉमी बढ़ने का मतलब अपने आप ये मान लेना चाहिए कि वहां के लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो रही है?
सुनने में तो इसका जवाब हाँ लगता है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट के बीच का फर्क समझना होगा। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर की आबादी 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है। ये सिर्फ नंबर्स का बढ़ना है, इसे हम मात्रात्मक वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर उन बढ़े हुए लोगों के लिए रहने की जगह, अच्छे अस्पताल या बुनियादी सुविधाएं नहीं सुधरती, तो वहां गुणात्मक विकास बिल्कुल शून्य है। मतलब ग्रोथ तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, लेकिन असली डेवलपमेंट हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। आज की हमारी इस चर्चा के 6 मुख्य पड़ाव होंगे। हम वृद्धि और वास्तविक विकास के बीच के फर्क से शुरू करेंगे, इसके विचारकों को जानेंगे, मानव विकास के स्तंभों और अलग अलग दृष्टिकोणों पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ग्लोबल HDI कैसे मापा जाता है और आखिर में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सच्चाइयों पर भी नजर डालेंगे। तो आइए पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है वृद्धि बनाम वास्तविक विकास। आपको पता है, कई दशकों तक किसी भी देश के विकास को सिर्फ उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ से नापा जाता था। सीधा सा गणित था, अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी देश उतना ही विकसित। लेकिन असल में सच्चा विकास तब होता है जब कोई ऐसा गुणात्मक बदलाव आए जो सच में इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाए। विकास का असली मतलब है लोगों के पास मौजूद विकल्पों का बढ़ना, ताकि इंसान सिर्फ एक लंबी जिंदगी न जिए, बल्कि एक स्वस्थ और मायने रखने वाली अर्थपूर्ण जिंदगी भी जिए। लेकिन सोचने का यह तरीका रातों रात नहीं बदला। अब आते हैं दूसरे खंड पर और जानते हैं इस अवधारणा के प्रणेताओं के बारे में। 1980 के दशक तक आते आते इन नए विचारों ने आकार लेना शुरू कर दिया था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया साल 1990 में। दक्षिण एशिया के 2 बहुत ही काबिल अर्थशास्त्रियों और पक्के दोस्तों, पाकिस्तान के डॉक्टर महबूबुल हक और भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दुनिया के बड़े संस्थानों के सामने इंसान की तरक्की को देखने का एक बिल्कुल ही नया और अलग नजरिया पेश कर दिया। डॉक्टर हक की सोच वाकई कमाल की थी। उनका एक बहुत ही मशहूर विचार है, जहां वो कहते हैं, लोग उन चीजों को देखते हैं जो हैं और पूछते हैं क्यों, लेकिन मैं उन चीजों का सपना देखता हूं जो कभी थी ही नहीं और पूछता हूं क्यों नहीं। इस एक विचार ने ये साफ कर दिया कि दुनिया के जितने भी विकास के लक्ष्य हैं, उनके बिल्कुल सेंटर में इंसान होना चाहिए, सिर्फ पैसा या पूंजी नहीं। और इसी दौरान नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी एक बेहद मजबूत तर्क दिया। उनका क्षमता दृष्टिकोण यानी कैपेबिलिटी अप्रोच कहता है कि विकास का मुख्य मकसद लोगों की आज़ादी को बढ़ाना है। उन्होंने समझाया कि गरीबी कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि ये तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी क्षमताओं की कमी का सीधा सा नतीजा है। इसलिए समाज में सरकार का एक्टिव रोल होना बहुत जरूरी है। अब जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो चलिए तीसरे खंड की ओर चलते हैं और मानव विकास के स्तंभों को समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान की क्षमताएं आखिर किन क्षेत्रों में विकसित होनी चाहिए। वो 3 मुख्य क्षेत्र हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। जरा सोचिए, अगर किसी की सेहत खराब है या उसके पास शिक्षा नहीं है, तो उसके आगे बढ़ने के विकल्प अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। एक अशिक्षित बच्चा कभी डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता है ना। ये कोई उसकी कमी नहीं, बल्कि उसकी क्षमता के निर्माण की कमी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़ी इमारत को खड़ा रहने के लिए मजबूत पिलर्स की जरूरत होती है, मानव विकास का पूरा आइडिया इन 4 अहम स्तंभों पर टिका है: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। आइए इनमें से 2 सबसे खास स्तंभों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पहला है समता यानी इक्विटी। इसका मतलब सिर्फ कागजों पर सबको बराबर मान लेना नहीं है, बल्कि हर इंसान तक अवसरों की असली पहुंच होना है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, जाति कोई भी हो या उसकी कमाई कितनी भी हो। अगर हम स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का डेटा देखें तो पता चलता है कि कैसे समता की कमी इंसानी विकल्पों को तुरंत कुचलकर रख देती है। भारत में भी ऐतिहासिक रूप से महिलाओं और पिछड़े वर्गों का स्कूल से ड्रॉप आउट होना इसी कड़वी सच्चाई को दिखाता है। दूसरा अहम स्तंभ है सतत पोषणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हम आज संसाधनों का इस्तेमाल कुछ इस तरह करें कि आने वाली पीढ़ी का नुकसान ना हो। मिसाल के तौर पर, अगर कोई समाज आज अपनी युवा लड़कियों को पढ़ाने पर जोर नहीं देता है, तो वो एक तरह से अपने ही मानव संसाधनों को बर्बाद कर रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? भविष्य की पीढ़ियों के लिए मौके अपने आप कम हो जाएंगे। इन स्तंभों को समझने के बाद अब हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम मानव प्रगति को देखने के अलग अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोणों पर बात करेंगे। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो विचारों का विकास बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है।
शुरुआत सबसे पुराने आय दृष्टिकोण से हुई थी, जहां माना जाता था कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा विकास। फिर बात कल्याण दृष्टिकोण तक आई और उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूनतम आवश्यकता वाला मॉडल पेश किया और अंत में ये सफर अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण तक पहुंचा, जिसे आज के समय का सबसे आधुनिक और सटीक मॉडल माना जाता है। चलिए अब थ्योरी से भुआ आगे बढ़ते हैं और 5वें खंड में आते हैं, वैश्विक HDI को मापना। देखते हैं कि दुनिया के देशों को आखिर रैंक कैसे किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI दुनिया भर के देशों का मूल्यांकन एक बहुत ही सख्त गणितीय पैमाने पर करता है और ये पैमाना है 0 से लेके 1 तक का स्कोर, जहां हर एक डेसिमल पॉइंट बहुत मायने रखता है। किसी देश का स्कोर 1 के जितना करीब होगा, उसका विकास का स्तर उतना ही ऊंचा माना जाएगा। अब सवाल है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। इसके लिए 3 चीजों को बिल्कुल बराबर यानी 1/3 वेटेज दिया जाता है। पहला, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा तक पहुंच और तीसरा डॉलर में लोगों की क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर। सच में ये काफी बैलेंस तरीका है। और अब आते हैं अपने आखिरी और छठे खंड पर, वास्तविकताएं और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। यहां हम देखेंगे कि ग्लोबल रैंकिंग्स कैसे धन और देश के आकार को लेकर हमारे भ्रम तोड़ती हैं। अगर हम 2020 के डेटा को देखें तो नॉर्वे जैसे देश इस लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। इन अत्यधिक उच्च विकास वाले देशों में एक बात बहुत कॉमन है, वहां की सरकारें अपने सोशल सेक्टर, खासकर एजुकेशन और हेल्थ केयर पर बहुत भारी इन्वेस्ट करती हैं और साथ ही वहां कमाल की राजनीतिक स्थिरता भी होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ 2020 में भारत का स्थान 131वां था, जो कि 2006 में 126 था। ये आंकड़े हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। श्रीलंका और त्रिनिदाद जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी अक्सर भारत जैसे विशाल देशों से ऊपर रैंक कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऊंचे HDI का सीधा कनेक्शन देश के बड़े साइज या रक्षा पर होने वाले भारी खर्च से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि आपने अपने लोगों की भलाई में कितना इन्वेस्ट किया है। पर देखिए, सिर्फ उपलब्धियों को गिन लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि HDI हमें ये नहीं बताता कि संसाधनों का बंटवारा समाज में कैसे हो रहा है। इसके लिए हमें मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI को देखना पड़ता है। ये सूचकांक आय पर नहीं बल्कि समाज में मौजूद कमियों पर फोकस करता है, जैसे कि कितने लोग 40 साल की उम्र तक नहीं जी पाते या कितने लोग पढ़ लिख नहीं सकते। ये किसी भी देश के अंदर चल रहे संघर्षों की कहीं ज्यादा साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। और अब जैसे जैसे हम अपनी इस चर्चा के अंत तक पहुंच रहे हैं, भूटान का एक बहुत ही अनोखा मॉडल सकल राष्ट्रीय सुख या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी भी विकसित समाज को नापने का आखिरी पैमाना सिर्फ उसकी दौलत और सेहत ही होनी चाहिए, या फिर वहां के लोगों की सच्ची खुशी, उनकी सांस्कृतिक जड़ें और उनका आध्यात्मिक संतुलन भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा मायने रखता है। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए काफी कुछ है,